हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूँ आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होगे। आज जो चैप्टर हम देखने वाले हैं वो एक पार्ट 2 है। पार्ट 2 किसका? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, चैप्टर नंबर 4 में कुछ टॉपिक ऐसे रह गए थे जो हमारी पीडीएफ ने कवर नहीं करे थे, तो हम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके आए हैं ताकि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करो कि आपने ये नहीं पढ़ाया। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम हर एक छोटा पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो हमारी तरफ से कवर किया होना चाहिए और जो आपको हेल्प करे। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम के बारे में। देखो, बोला आइटम्स देके रखे इंक्लूडेड है और लॉजिक्स या रीजंस देके रखे। क्या देके रखा? पहला बोला सैलरी और वेजेस, नेशनल इनकम का पार्ट होता है, इनकम मेथड के अंदर आता है, इंक्लूड होता है। रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर, देखो ये भी इंक्लूड होता है क्योंकि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर क्या है? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यस, क्योंकि भाई आप किराए के घर में नहीं रहते, आप खुद के घर में रहते हो, हर साल आप वेल्थ टैक्स देते हो, प्रॉपर्टी टैक्स देते हो, तो इनकम का पार्ट है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब अगर आप खेती किसानी में हो, जैसा मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में भी बताया था अटेनेबल सरप्लस के बारे में, कि आप खेती किसानी में हो, आप जो भी उगा रहे हो ना वो आउटपुट है, आउटकम है। क्या है? आउटपुट या आउटकम, वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है, भले आपने खुद के कंजम्पशन के लिए क्यों ना इस्तेमाल किया हो। अगला टॉपिक है प्रॉफिट ऑफ पब्लिक प्राइवेट कंपनी, हाँ नेशनल इनकम का पार्ट होता है। ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। ब्रोकरेज कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, हाँ ब्रोकरेज भी इंक्लूड होती है क्योंकि उसके ऊपर भी जीएसटी जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जाता है। हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो एक्सक्लूडेड है। पहला, किसी भी तरीके की ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती। आपने कोई भी गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स खरीदा है, वो भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। मतलब मिठाई बनाने वाले ने दूध परचेज करा तो वो दूध उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। आपने कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीदा है तो वो भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। आपने विंडफॉल गेन, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, सुडोकू, कहीं से भी कोई भी पैसा जीता है, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला कैपिटल गेन प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन ओल्ड हाउस एट अ हायर प्राइस। देखो, जब भी कैपिटल गेन की बात आती है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता क्योंकि वो पर्सनल इंडिविजुअल इनकम का पार्ट होता है, नेशनल इनकम के अंदर कंसीडर नहीं होता। कैपिटल गेन का मतलब समझ लो, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, मान लो 10 लाख रुपए की खरीदी। कितने खरीदी? 10 लाख। अब मैं उसको 10 साल रखा जिसपे मेरे को 10 साल के बाद उस प्रॉपर्टी के मुझको 10 सीआर मिल रहे हैं। 10 लाख की प्रॉपर्टी के 10 सीआर मिल रहे हैं, मतलब कैपिटल गेन कितना हुआ? 9 करोड़ 90 लाख रुपए। तो इसके ऊपर लगेगा कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी। ठीक है, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। ठीक, अगली चीज बोली, अगला है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। कोई भी इलीगल एक्टिविटी से आप कुछ भी कमाते हो ना, वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। देखो, यहां तक का जो भी पोर्शन था ये हमारा पिछले, मतलब जो इनकम्प्लीटेड चैप्टर था मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उससे रिलेटेड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसी के साथ अब हमारा सही टाइम आ गया है अपील करने। अपील किस चीज? अगर आप किसी भी तरीके का 11th और 12th में कोई भी डाउट है या आप ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपको बताएगी किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम क्लास करते हैं, क्या चार्जेस रहेगा, वो जो एकदम मिनिमम कॉस्ट रहेगी, मगर हम सर्विसेज 24/7 वाली प्रोवाइडेड करते हैं। क्या करते हैं? 24/7 हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि भाई बच्चे का एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपको फिर भी जानना है तो ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं। क्या करना है आपको? सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो इस नंबर पे आपको वो उपलब्ध करा देंगे, जो भी होगा। ठीक है,
अब चलते हैं जो मेन टॉपिक है। बोला क्या है, बोला है ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डोमेस्टिक इनकम। मतलब कौन कौन सी ऐसी इनकम, ऐसे आइटम्स थे जिनका ट्रीटमेंट अलग होता है डोमेस्टिक इनकम के हिसाब से। जैसे पहला बोला प्रॉफिट ऑन फॉरेन बैंक ब्रांच इन इंडिया। बोला यार देखो कोई फॉरेन ब्रांच है, स्विस बैंक हो गया वगैरह वगैरह हो गया, जैसे HSBC है देखे रखा है, क्या बोल रहा है जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोला HSBC के कस्टमर्स कौन है, इंडियन है, तो जो भी पैसा जमा कर रहे हैं वो कौन है, इंडियन है, तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कहां का होगा, इंडिया का होगा, तो किसका पार्ट है, इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। अगला पॉइंट बोला सैलरी पेड टू एन अमेरिकन वर्कर इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। बोला भाई एक अमेरिकन है जो इंडियन एम्बेसी मगर अमेरिका में काम कर रहा है, मगर वो सर्विसेज कहां के लिए दे रहा है, इंडिया के लिए, तो जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करेगा किसका पार्ट होगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अगला बोला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन चाइना, चाइनीज कंपनी लोकेटेड इन अब्रॉड। बोला इन इंडिया, लोकेटेड इन इंडिया। बोला एक चाइनीज कंपनी है, चाइनीज छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूँ कोरियन कंपनी है, कौन सी, किया, सब गाड़ी ले रहे हो ना, कंपनी तो किया है, पैसा भले डॉलर में कन्वर्ट होकर साउथ कोरिया जा रहा है, मगर वो इनकम कहां जनरेट करें, इंडिया में, तो वो किसका पार्ट होगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। मान लो टेस्ला अगर इंडिया आ जाए, अपनी प्रोडक्शन यूनिट एस्टैब्लिश कर ले, कंपनी का रजिस्टर्ड है यूएस, प्रोडक्शन यूनिट का रजिस्टर्ड है इंडिया, तो रेवेन्यू कहां जनरेट होगा, किसकी इनकम का पार्ट होगा, इंडिया की। क्लियर है। आगे बोला रेंट रिसीव बाय इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम अ बिल्डिंग इन दिल्ली। बोला भाई एक इंडियन रेसिडेंट है, प्रॉपर्टी उसकी इंडिया में ही है, डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, सिंपल बात। क्लियर है। आगे देखते हैं कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो एक्सक्लूडेड है डोमेस्टिक इनकम के अंदर से। पहला बोला प्रॉफिट अर्न बाय एन इंडियन बैंक ब्रांच अब्रॉड जनरेट आउटसाइड इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी, सो इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम नॉट डोमेस्टिक इनकम। मतलब वो NFIA के नाम पे पैसा आएगा, काय में आएगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ना कि वो डोमेस्टिक इनकम होगी, वो क्या होगी NFIA, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। अगला सैलरी ऑफ एन इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। भाई अब एक फॉरेन है, एम्बेसी है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, पर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, वो एम्बेसी कभी भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा कहां चला जाएगा, रशिया चला जाएगा, कहां चला जाएगा, रशिया चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं ट्रांसफर इनकम एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बोला भाई प्योरली ट्रांसफर इनकम के बारे में बात करिए। ओल्ड एज पेंशन है, ठीक है, नहीं होता है, याद रखना, ओल्ड एज पेंशन और स्कॉलरशिप और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, बेरोजगारी भत्ता नहीं होता। गिफ्ट ग्रांट रेमिटेंस है जिसकी कोई रिसिप्ट नहीं है तो वो भी नहीं होगा। परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं होगा। सेल ऑफ शेयर बॉन्ड और डिबेंचर नहीं होगा। विंडफॉल गेन नहीं होगा। क्लियर है, तो हमने ऊपर भी देख लिया था। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। आएगा ही आएगा क्योंकि पिछले पेपर में नहीं आया है, ठीक है, सॉरी नहीं, पिछले पेपर में नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस आ गया, पर फिर भी देख लेते हैं। क्या बोला, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रिवेलिंग एट अ करंट ईयर, बेसिकली जिस प्राइस पे आज में, जैसे आईफोन 17 लेने जाओ लगभग 80,000 का होगा, ये क्या होगा, ये कहलाएगा करंट प्राइस। क्या कहलाएगा, करंट प्राइस, ठीक है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। अब क्या बोला, की फीचर्स है, इट डज नॉट एडजस्ट विद इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। देखो प्राइस का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है, प्राइस वो है जो कंपनीज फिक्स कर रही है, ठीक है। अगला बोला associated concept when national income or GDP is calculated
यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्राइस इट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइस। जब भी आप जीडीपी करंट ईयर प्राइस पे कैलकुलेट करते हो तो उसको नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस कहते हैं। मगर मैं आईफोन की डिमांड इंडिया के अंदर उसके करंट प्राइस से निकालूंगा तो वो कहलाएगी नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस। अगला कांस्टेंट प्राइस या रियल वैल्यू, मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू नहीं बेस वैल्यू। मतलब वो मैंने एग्जांपल दिया था ना, मैंने 10 लाख रुपए का एक लैंड खरीदा था और मैंने उसको 1 CR में बेच दिया, तो ये 1 CR मेरा क्या हो गया, करंट ईयर प्राइस हो गया। क्या हो गया, करंट ईयर प्राइस। ठीक है, और ये 10 लाख रुपीस क्या हो गया, मेरा बेस प्राइस। ठीक है, अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूंगा करंट ईयर प्राइस पे तो किस वैल्यू पे होगा, इस पे। अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूंगा बेस ईयर प्राइस पे तो किस पे कैलकुलेट होगा, इस पे। अब यहां से यहां तक का जो सफर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके यहाँ, इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, इन्फ्लेशन को। इसको बोला जाता है रियल जीडीपी भी। क्या बोला जाता है, रियल जीडीपी, जो देश का एक्चुअल जीडीपी होना चाहिए। क्योंकि ये जो जीडीपी निकलेगा इससे करंट ईयर से, ये किस पे बेस्ड होगा, मार्केट प्राइस पे बेस्ड होगा, तो ये नॉमिनल जीडीपी है। बस जब मैं बेस ईयर से करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, मेरा रियल जीडीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रियल जीडीपी। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो डिफरेंस देख के रखा, मगर यहां देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का फॉर्मूला देखे रखा है। बोला नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इन 200। ठीक है, क्या इसको इंडेक्सेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्सेशन। और यहाँ किसका इंडेक्सेशन हो रहा है, करंट ईयर प्राइस का करंट प्राइस इंडेक्स से हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगला इसमें देखते हैं आगे, ये डिफरेंस पढ़ लेना। अगला नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखो भाई नॉमिनल जीडीपी तो मैंने आपको बता दिया कि नॉमिनल जीडीपी होता है करंट ईयर प्राइस पे, रियल जीडीपी होता है बेस ईयर प्राइस पे। क्या बोला, नॉमिनल जीडीपी किस पे होता है, करंट ईयर प्राइस पे, रियल जीडीपी किस पे होता है, बेस ईयर प्राइस पे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब ये चीज तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, जीडीपी डिफ्लेटर या रियल जीडीपी कैलकुलेट करना, जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। याद रखना 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या, एक्सप्लेन जीडीपी डिफ्लेटर, कि भाई रियल से नॉमिनल कितना परसेंटेज कवर कर रहा है। क्या बताएगा, रियल का कितना परसेंट नॉमिनल कवर कर रहा है, वो कहलाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। कि भाई हमारा रियल लाइफ सिनेरियो से करंट ईयर का प्राइस का जो भी डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीडीपी डिफ्लेटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, दोनों देख के रखे हैं, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। देखते हैं। देखो सिंपल है, 11th क्लास में हो तो ये चैप्टर खुद पढ़ चुके होगे, जहां पे आप हर साल आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। इस पे अगर एक बार जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकली है हर साल वही कैरी फॉरवर्ड होनी है। मगर विद टाइम पासिंग बाय, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है ना उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, गिरती जाती है। क्योंकि चीजों की वैल्यू गिरेगी तो उसका डेप्रिसिएशन का प्राइस भी गिरता जाएगा। क्लियर है। मगर
इस पर्टिकुलर वाले में कभी भी अगर मान लो एक बार डिप्रिसिएशन 1 लाख आ गया तो हर साल वो कितना ही रहेगा, वो 1 लाख ही रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं। सर डिप्रिसिएशन होता क्या ये तो बताओ। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू का गिर जाना डिप्रिसिएशन होता है। 3 कारण होते हैं, विलिंगनेस टू परचेज, सॉरी, टाइम पीरियड, ऑब्सोलेंस एंड वियर एंड टियर। कितनी चीजें होती है? 3। समय के साथ चीज पुरानी हो जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, टूट फूट होती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, और जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यही कहलाता है डेप्रिसिएशन। 2 मेथड होते हैं, SLM स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, और नीचे है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें एक ही वैल्यू हर साल कैलकुलेट होती है, इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल अलग अलग होती है। क्लियर है? बाकी तो सब बढ़िया है, ठीक है। चलो देखो, इसी के साथ हमारा चैप्टर तो यही खत्म होता है। बस जाते जाते हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं नवीन सरदाने आपसे अलविदा लेता हूं। गुड नाइट।